हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ सीटेट ईवीएस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। मतलब ये कुछ मिश्रण है जो अलग अलग वर्ष में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और जिनको इसकी आवश्यकता है उसको ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब आगे वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नेपेथिन्स एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। नेपेथिन्स के बारे में मैंने बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। और ये इसके अंदर से जो है एक गंध निकलती है, मतलब कुछ ऐसी गंध निकलती है जो कि आकर्षित करती है ये मेढक, चूहे और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको आकर्षित करती है। ठीक है। और ये घड़े नुमा होता है और ऊपर जो होता है इसका मतलब एक जैसे घड़े के ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं तो उस टाइप का होता है। तो जब कीड़े मकोड़े इस पर बैठते हैं तो ये जो ढक्कन नुमा है ना, घड़े जैसा होता है ये, तो ढक्कन नुमा जो इसके ऊपर होता है वो बंद हो जाता है, कीड़े मकोड़े इसमें फंस जाते हैं और इसको उनको ये खा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। वैसे जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत 3 देश है, लेकिन भारत में कहाँ पे, तो ये मेघालय में पाया जाता है। इसको नेपेथिन्स बोलते हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। और ये एक गंध इससे निकलती है, एक महक निकलती है अलग तरीके की, जो कीट कीट जो है ना, कीट पतंगे या जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ये आकर्षित करता है। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है, मतलब सबसे अच्छा जो जिक्र है चाँद के बारे में। पहला है, हवा नहीं, पानी नहीं, गहरे गहनर मतलब गड्ढे की बात की जा रही है, ऊंचे पहाड़। बी है, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। समतल सतह कहाँ होती है? पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़ नहीं। ऐसा नहीं है। इस अगर सही में इसको देखा जाए कि जो चाँद की सतह के बारे में बताते हैं तो वो यहाँ पे देखिएगा, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे टाइप के जो होते हैं, गह्वर जिसको बोला जा रहा है, और ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसका, ये चांद की जो सतह की विशेषता है उसके बारे में बिल्कुल सही साबित होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए वैन आरेख का अध्ययन कीजिए। अब वैन आरेख जो है इसको ध्यान से देखिएगा। 3 सर्किल बने हुए हैं। इस सर्किल में जो है, ये पहला सर्किल है, देखिए उसमें क्या बोला जा रहा है, जमीन पे रहने वाले जंतु हैं। इस सर्किल में बोला जा रहा है कि पानी में रहने वाले जंतु हैं। और ये जो थर्ड वाला नीचे से देखिएगा, इसको, इस सर्किल के बारे में बोला जा रहा है कि अंडे देने वाले जीव जंतु। और अब अगर इस सर्किल को आप देख रहे होंगे तो ये जो पोर्शन देखिए, ये जो है ना एक्स, यहाँ जहाँ पे एक्स है, ये तीनों को मिलके हो रहा है एक्स। मतलब पानी में रहने वाला जंतु, जमीन पे रहने वाला जंतु और अंडे देने वाला जंतु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्स में आता है। बात को समझ रहे होंगे आप कि ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक्स को देखिए, ये जो एक्स बन रहा है यहाँ पे, वो तीनों के कॉम्बिनेशन, मतलब जो सर्कल्स एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तीनों, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो वहाँ पे एक्स जो आपको दिख रहा है तो तीनों के कॉम्बिनेशन से कट के बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। मतलब ये तीनों क्वालिटी किसके अंतर्गत है, बात समझ में आ रही है? जो एक्स दिया है, एक्स में आप किस जंतु को रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ज़मीन पे रहने वाला भी होना चाहिए, पानी में रहने वाला होना चाहिए और अंडे मतलब तीनों जो है एक जंतु में मिलना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये है मगरमच्छ का। मगरमच्छ अंडे देता है, मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है, मगरमच्छ ज़मीन पे भी रह सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं कि अगर किसी चीज़ को फ्रेश रखना है तो हमको ये करना चाहिए तो ताज़ा रहेगा। मतलब अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अलग अलग नुस्खे होते हैं जिसको आप अपनाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी गई है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणन करती है। अब देखिए, पहला, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो पहला वाला ऑप्शन, ये दूध के लिए सही है। मैंने इसको अपनी वीडियोस में कराया, देख लीजिएगा। दूसरा, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। गीले कपड़े में जो है आप अगर हरा धनिया लपेटेंगे ना, जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है मैं उससे बात कर रहा हूँ, अगर हरा धनिया लपेटेंगे तो इसमें सही होगा। उसे धूप में खुला फैला देती है। अब धूप में किसको आप खुला फैलाएंगे? पके हुए चावल हैं, प्याज लहसुन है, काजू बर्फी है। और फोर्थ है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो अलग अलग जो उसमें है, मैंने अपनी वीडियोस में इसको आपको बता रखा है। तो इसमें देखिए पूछा क्या जा रहा है आपसे,
उपयुक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि हरा धनिया की बात की जा रही है, तो वो अगर किसी चीज़ को गीले कपड़े में लपेट के रखी तो वो यहाँ पे हरे धनिया की बात कर रही है। अगला प्रश्न लेते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? मतलब अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड में क्या चीज़ आपको दिखाई देता है जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपको मलेरिया हुआ है? पहला, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, नहीं। रक्त में मच्छर के लार्वे, नहीं। रक्त लाल कोशिकाओं के मच्छर के अंडे, नहीं। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा। जब अगर मलेरिया की बात की जाए ना तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम का ध्यान दीजिएगा कि लाल जो रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी मिलता है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आप जो है आपको मलेरिया हुआ है। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, मतलब नॉर्मल जो हम लोग पानी लेते हैं उसमें नींबू को डालेगा डूब जाएगा, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी नहीं, साधारण पानी का घनत्व कभी नमकीन पानी के घनत्व से ज़्यादा तो होता ही नहीं है। डेंसिटी की अगर आपने पढ़ी होगी साइंस तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेंसिटी जो नॉर्मल वाटर है और जो आपका ये नमकीन पानी है, ठीक है, उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। अच्छा, नींबू का घनत्व नहीं, हकीकत तो ये है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है ना। जो नमकीन पानी है और जो जैसे आप मृत सागर की बात करते हैं तो उसमें डेंसिटी 1 लीटर में जो पानी का जो 1 लीटर है उसमें 300 मिलीग्राम तक जो होता है वो आपका सॉल्ट होता है, नमक होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मृत सागर में कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता, उस पर तैरने लगता है। तो जब पानी में ज़्यादा लवणता होती है, ज़्यादा पानी जब नमकीन होता है उसमें जो है उसकी जो डेंसिटी होती है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो है नॉर्मल पानी में जो चीज़ें डूब जाती हैं, लेकिन जिसमें लवणता ज़्यादा होती है ना नमकीन पानी में, उसमें वो चीज़ तैरती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया आपसे क्या उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ये तो सही है, ये तो मतलब ये तो उद्देश्य है, ये नहीं है, उद्देश्य है। बच्चों में तर्कना, देखिए जब आप बच्चों से पहेलियाँ पूछेंगे तो उनका जो थिंकिंग है, जो ना मतलब जो सृजनात्मकता आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा बढ़ता है, उनका ब्रेन ज़्यादा काम करता है, तो ये तर्कना शक्ति को, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ना उसको बढ़ाता है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, यार ये गलत है, यहाँ पे भ्रमित आ गया। हम भ्रमित का मतलब होता है उनको भ्रम में डालना, समझ रहे हैं ना, धोखे में रखना। तो टीचर धोखे में तो बच्चे को रखेगा नहीं, भ्रम में तो डालेगा नहीं। डी एस सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता, हाँ ये तो सही है। ये वाला जो है ये वाला नहीं है, मतलब ये जो है ये उद्देश्य नहीं है इसका, इसलिए ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। अब देखिएगा कि क्वेश्चन में दे देगा कि अगर रेलवे टिकट का नमूना हम दिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसका कारण क्या है? बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, ठीक है, बताता तो है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कारकों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ठीक है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, अच्छा। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही, क्योंकि इसमें जो है ना ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है, ये थर्ड ऑप्शन इसी में समाहित हो जाता है। क्यों? देखिए ये बच्चों को वास्तविक, अब जैसे अगर टिकट दिख रहा है तो टिकट बिल्कुल वैसे ही समझिए होता है, एक स्पेसिमेन है, लेकिन टिकट वैसे होता है कि पीएनआर क्या होता है उसमें, ठीक है। उसमें तो वो उस चीज़ से ना, मतलब वो जो ओरिजिनल चीज़ है उसको उसके साथ वो अंतःक्रिया कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 भी क्या बोलता है कि जो कक्षा में हम ज्ञान बांटते हैं ना वो सिर्फ रटा रटा नहीं होना चाहिए, उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? मतलब जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली नामक गांव से। तो सही बताएं तो इसका जो आंसर है वो सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई, इनका संबंध जो है चिपको आंदोलन से तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है वो जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के उसमें, इन्होंने ही आपका जो चिपको आंदोलन है वो शुरू किया था, ठीक है। मेधा पाटेकर का संबंध किसी दूसरी चीज़ है, ए के बनर्जी का संबंध उससे नहीं है। ये जो अमृता देवी बिश्नोई है ना, इनकी कहानी जो है मैंने आपको बताई थी कि जो खिजड़ी नामक गांव था उसमें जो खिजड़ी के वृक्ष थे जो काटे गए थे, आप उस वीडियो को देखिएगा, इनकी पूरी स्टोरी मैंने उसमें बता रखी है आपको, ठीक है।
तो आप वहाँ से चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर चिपको आंदोलन की बात की जाती है तो उसका सीधा सा संबंध जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को देखिए हकीकत में जो है गाय के गोबर वगैरह से जो झोपड़ी की दीवारों को लीपने का जो काम है ना, देखिए चिकना बनाने के लिए मिट्टी से भी लिपाई की जा सकती है, लेकिन उनको कीटों से दूर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। अब दानों और भूसों को अगर कोई समझ ना पा रहा तो मैं आपको बताऊं कि जब फसल उगाई जाती है ना, खास करके मैं धान और गेहूं की अगर बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि गेहूं को जो है हम थ्रेशर में डाल के भूसा अलग करते हैं और दाना अलग करते हैं। ठीक है, गेहूं जो है आपके पास ऐसे नहीं पहुंच जाता, किसान उसके लिए बहुत मेहनत करता है, कट के आता है, उसके बाद थ्रेशर आते हैं, थ्रेशर में वो डाला जाता है, उसका भूसा अलग निकलता है, दाना अलग निकलता है, उसमें भी कुछ भूसा होता है, उसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस प्रक्रिया से ये किया जाता है वो कहलाते क्या, उसका सीधा सा काम है, उसको थ्रेशिंग अब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रेशिंग, थ्रेशर से थ्रेशिंग। ठीक है, तो मतलब भूसा, स्ट्रॉस जो होते हैं उससे ग्रेन्स को अलग करने का, जो सेग्रीगेट करने का, ठीक है, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलते हैं थ्रेशिंग। तो आज के लिए ये जो प्रश्न थे, यही सारे प्रश्न थे, और आई थिंक ये जो वीडियो है आपके लिए, आपको अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, और इम्पॉर्टेंट है भी क्योंकि सीटेट जो है आपका सर पे है। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे अपना काम जो है जारी रख सकें। ये क्वेश्चन थोड़े कम थे, लेकिन जो है आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, ये बार बार अलग अलग